हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फ्राइडे है, व्लॉग आज से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो मैं सैटरडे या संडे से करती हूँ। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि आज मैं 3 महीने के बाद ड्राइव करने जा रही हूँ तो मैंने कहा स्टार्ट करा जाए व्लॉग भी। और आप कहाँ जा रही हैं ड्राइव करके हम जा रहे हैं जमन को लेने। आज ये स्कूल नहीं गई, कल रात में इसको वॉमिट हो गई और सर भी बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए फिर आज भेजा नहीं कि फ्राइडे है तो देख लेते हैं एक दिन और, फिर मंडे से फिर भेज देंगे। पेपर भी हैं अगले हफ्ते से, तो फिर इसलिए इसको भेजा नहीं। तो अब हम जा रहे हैं जमन को लेने। उसके प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं, एग्ज़ाम था उसका, तो उसको लेने जा रहे हैं। तो ये तो पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न जो है वो मैं आपको बताती हूँ लौट के आके घर पे। भाई को ले लिया है, भाई ना लंच नहीं कर रहा था और ऐसा तो हो नहीं सकता मम्मा सब्जी ले बिना घर ना जाए। तो अभी मम्मा सब्जी ले रही हैं। मम्मा's love for vegetables। क्या बोलते हो भाई? भाई भी आलू सूत रहा है। ओ ये भाई देखते हैं मम्मा कौन कौन सब्जियां लाती है। मुझे आलू बैंगन नहीं चाहिए। मम्मा दिख भी नहीं रही है। पागल है गुनू, तू पागल है। ये सबसे सही आया यार। ऑन क्यों कर दिया? वापस आ गए बहुत सारी सब्जियां लेकर, मनपसंद। और अब्दू रोजे के लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो बहुत मजे हैं, बहुत मज़े हैं और सब्जियों में मैं जो एक चीज़ लेकर आई अपने मन की, ये वाला फ्रूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सीताफल मिलता नहीं है, बहुत हार्डली दिखाई देता है कभी कभी, और शायद ये लास्ट ही था। सारे ही बिल्कुल पके हुए हैं। मैंने काफ़ी सारे उठा लिए, हालांकि एक दिन में हम खा नहीं पाएंगे, फ्रिज में रख देंगे। मैंने उठा लिए काफ़ी सारे, जितने भी मुझे दिखाई दिए मैंने सारे उठा लिए। तो लंच के बाद खाऊंगी। एरिना को भी बहुत पसंद है ये। किसको पसंद नहीं होगा, अच्छा लगता है। बहुत टेस्टी लगता है, बस प्रॉब्लम ये सीड्स बहुत आता है। हाँ, सीड्स तो हर हैं चीज बहुत। में एडवांटेज तो होते ही हैं। होती है बिल्कुल और दूसरी चीज जो थी, मैं कह रही थी मैं घर आके बताऊंगी, वो मैं एरिना के साथ ही बताऊंगी। अच्छा, मुझे बताएंगे। हाँ, तो कल हुआ ऐसा, ये वॉमिट कर रही थी रात में, तो फिर ये आई कि मुझे वॉमिट हो गई है। सर दर्द, फिर सर में भी दर्द था, उसकी वजह से वॉमिट हुई होगी शायद। तो खैर फिर मैं इसके साथ ही सो गई कल। रात में मुझे आहट तो हुई, उठी है, पानी पिया है इसने। फिर इसने सुबह बोला इसने सुबह उठते ही ये सबको बोल रही थी जा जा के, पापा मैं 3:30 बजे उठी रात डेडली में। आवर, वो डेडली आवर्स होते हैं। 3:25 को उठी मैं, उसी वक्त भाई उड़ा था अपने कमरे में, सुबह डेडली आवर हो गया। फिर इसने मुझे भी बताया वो डेडली आवर्स होते हैं। फिर मैंने इसको बताया कि नहीं, डेडली आवर्स नहीं होते हैं, वो बहुत Deadly अच्छा hours टाइम, वो बहुत अच्छा टाइम होता है। और उस टाइम अगर आपकी आँख खुले और अगर हम नमाज पढ़ लेते हैं या दुआ मांगते हैं तो वो दुआ हमारी पूरी होती है। अगर मुझे पता है ये चीज, और अगर मुझे नमाज पढ़ना आती है तो बैठ जाती हूँ नमाज पढ़ने। कोई बात नहीं, जब तक नहीं आती है तो आपकी आँख खुल रही है, आप वैसे ही दुआ मांग लो। नियत पे सब चीज़ होती है ना। तो मैं यही चीज़ आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी कि अगर बच्चे बोलते हैं, आपके साथ आके शेयर कर रहे हैं कि इस टाइप की चीज़ें कि वो डेडली आवर्स थे, रात को हम उठे, ये 2 बजे आँख खुली, उस टाइम तो भूत आते हैं या कुछ इस टाइप की चीज़ें अगर आपके साथ वो शेयर करते हैं, मोस्टली क्या होता है हम उसको मजाक में ले लेते हैं, हंसते हैं या कुछ, तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उस चीज़ को वहीं रोकना चाहिए, वरना वो बच्चों के दिल और दिमाग पे एक घर कर जाती है चीज़ के। रात को अगर हम उठेंगे तो वो अच्छा टाइम नहीं होता है। जबकि दोनों ही रिलीजन की मैं बात करूं, मैं अपने रिलीजन की बात करूं या मैं हिंदू धर्म की बात करूं, दोनों ही में उस टाइम को बहुत अच्छा टाइम माना गया है। हम मानते हैं उस टाइम हम तहज्जुद का टाइम होता है वो, अगर आपने उठे हैं और आपने
नमाज़ पढ़ी और दुआएं करी हैं तो वो ज़रूर कबूल होती हैं। और अगर मैं हिंदू रिलीजन के हिसाब से बोलूँ, जितनी मेरी नॉलेज है, तो उस टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। उस टाइम पे उनके रिलीजन में भी उठना और अपने रिचुअल्स करना, वो उस चीज़ को बहुत अच्छा माना गया है। तो दोनों ही धर्मों के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि आप क्या, आपका बिलीफ सिस्टम है, आप क्या रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, और उसके हिसाब से जो भी अगर इस टाइप की बात कोई आती है तो हमेशा ही बच्चों को रिलीजियसली जो है वो आप लिंक करके और कोई चीज़ समझाएं तो वो अच्छी तरीके से बच्चों को भी समझ में आती है, और वैल्यूज़ तो डेफिनेटली बच्चों के अंदर जाती ही हैं। तो ये चीज़ थी, मैंने कहा आज सुबह ही ये बात हुई तो मैंने कहा आज से ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद गई भी, तो ड्राइव करा काफ़ी टाइम के बाद, तो फिर मैंने कहा चलो ये चीज़ भी शेयर करते हैं और आज का जो दिन है वो स्टार्ट करते हैं। पता नहीं कुछ और कंटिन्यू होगा आज के, नहीं कुछ अच्छा अगर मैं शाम को बनाऊंगी रेसिपी तो वो मैं रिकॉर्ड करूंगी, वरना फिर कल देखते हैं। अभी तक की वीडियो जो आपने देखी वो 10 डेज़ पहले की हैं। मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था 10 डेज़ पहले, लेकिन मैं वो नेक्स्ट डे कंटिन्यू करती। इसके पहले ही एक बैड न्यूज़ मिली, मेरे नाना का इंतकाल हो गया तो हमें वहाँ जाना पड़ा। और फिर बस वो हफ़्ता उस चीज़ से रिकवर होने में ही लग गया, उभरने में। और फिर कुछ भी बस मन ही नहीं करा कि कोई रिकॉर्डिंग करी जाए। तो अब मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड करके और थोड़ा सा अपने लोगों के बारे में आपके साथ शेयर करूं। एक अफ़सोस तो होता ही है कि आपने अपनों को खो दिया है, अब ना वो दिखाई देंगे ना वो सुनाई देंगे। एक दूसरी बात भी जो दिमाग में आती है कि हम अब वो एक जो जनरेशन थी, वो जो एक लोग थे, उन्हें हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। और इन पिछले 2-3 सालों में तो लगातार हमारे बिल्कुल ही बुज़ुर्ग जो हैं एक के बाद एक हमें छोड़कर चले गए हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ 2019 में जून, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी। फिर 2020 जनवरी में मेरे दादा की हो गई। 2022 में दादी का इंतकाल हो गया, और अब नाना। तो मुझे बड़ा ही स्कूल टाइम से ही, जब मैं स्कूल में भी थी 6-7, तो स्कूल में काफ़ी लोगों के मतलब मेरी फ्रेंड्स में कि हमारे दादा दादी नहीं है या नाना नानी नहीं है। तो मेरी बहनें भी इस टाइम सुन रही होंगी तो वो भी वो करेंगी कि हम बड़ा वो होते थे कि नहीं हमारे पास तो सब है, हमारे दादा दादी भी, हमारे नाना नानी भी हैं, हमारे पास सब हैं। और अब धीमे धीमे करके लोग हमसे छूट रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात होती है वाकई। नाना की जो मेरी एक पर्सनालिटी थी, जो भी लोग मिट्टी में आ रहे थे सभी की ज़ुबान पे एक ही चीज़ थी कि वो बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के थे, वो बहुत हंसमुख थे, वो सबको पूछते थे। उनका एक नेचर ऐसा था कि वो निकल रहे हैं अगर कहीं से, चाहे वो छोटे बच्चे हों 2-3 साल के, 4 साल के, वो भी उनसे इतना ज़्यादा हिले हुए थे कि मिट्टी में वो छोटे छोटे बच्चे भी ढूंढ रहे थे कि उनका घर जब खुला मिट्टी आई तो कि वो नहीं दिख रहे हैं, सब तो दिख रहे हैं, वो कहाँ है। वो छोटे छोटे बच्चों के भी दिमाग में वो जो एक इम्पैक्ट उनका था, से लेकर बड़ों तक भी वही बात थी कि सबको पूछना, सबकी शादी बारात, सबकी मौत मिट्टी दुख तकलीफ़ सब में खड़ा होना, उनकी एक उस टाइप की पर्सनैलिटी थी। सबकी हेल्प करना, जो भी लोग जब वो शहर में थे तो गांव से जो लोग जा रहे हैं उन सब की, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हों, उनके साथ खड़ा रहना, चाहे वो जहेज़ का सामान इकट्ठा करने जा रहे हैं तो अपने घर में रुकवा रहे हैं, सबकी मार्केट में हेल्प कर रहे हैं कि यहाँ से ये सामान ले लो, वहाँ से वो ले लो। तो वो एक चीज़ जो है वो ऐसा लग रहा था अब ये ख़त्म, अब आजकल कहाँ है ये सब लोगों में। कोई घर भी आता है तो आजकल तो इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं कि लोग फ़ोन करे बिना एक दूसरे के घर जाते भी नहीं हैं, और अगर चले भी जाते हैं तो सामने वाला बुरा मानता है कि बिना फ़ोन करे क्यों आ गए। तो अब तो वो दौर आ चुका है। तो वो जो एक दौर था, वो जो लोग थे,
तो ऐसा लग रहा था वो सब ख़त्म हो रहा है धीमे धीमे करके। पहले मेरे फादर इन लॉ, फिर दादा की हो गई, फिर अब नाना की। मैं दादा के बारे में अपने बताऊं तो वो भी एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी के मालिक थे। मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस हुआ, मैं अभी पिछले 10 दिनों में मैं यही सोच रही थी पहले क्यों नहीं मैंने ये चैनल स्टार्ट करा और मैंने सबको इंट्रोड्यूस करा और उनको रिकॉर्ड कर पाती अगर मैं। हालांकि प्लान बहुत पहले से था, 3 साल से मेरी बहनें पीछे पड़ी थी यूट्यूब के लिए, लेकिन मैंने ही हिम्मत करने में शायद देर कर दी, वरना आज आप सब उन ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को देख पाते, उनकी बातें सुन पाते। शायद मैं उतना ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँ और मैं शायद कन्वे ना कर पाऊँ। जिनके भी घरों में अभी बड़े बुज़ुर्ग होंगे, उस टाइम के लोग होंगे, वो शायद इन बातों को समझ पाएँगे कि वो लोग ही अलग थे, वो पर्सनैलिटीज़ ही अलग थीं। मेरे दादा, उन्होंने मतलब उनकी तो पूरी एक लाइफ़ जो है वो हम जितने भी हमारी फ़ैमिली के लोग हैं वो बहुत आइडियल रहे हैं वो हमारे। हम बहुत तो उनको देखकर हम किसी भी मुसीबत में होते हैं तो हम सोचते नहीं उनके अंदर कितनी हिम्मत थी। उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी से 12 साल लड़ाई करी और बहुत हिम्मत के साथ करी। अब अगर हम सोचने बैठें, ज़रा सी भी कोई शिकन नहीं, कुछ नहीं और कोई डर नहीं और ऐसा भी नहीं कि गिव अप कर दिया या बिस्तर पे लग गए, ऐसा कुछ भी नहीं। अपनी वो आखिरी तक जाने के 6 महीने पहले तक वो खुद अपनी स्कूटी उठाते थे और डॉक्टर के पास जाते थे और सारा कुछ डॉक्टर से बात करना और अपना भी पूरा ध्यान रखना और साथ के साथ वो हँसमुख नेचर और वो चीज़ें बनाए रखना। मेरे दादा जब 10-11 इयर्स के थे तब उन्होंने अपने पापा को खो दिया था, तो वो ही बड़े थे। उन्होंने फिर किस तरीके से अपनी जर्नी को एक वहाँ तक लेकर आना, गाँव से निकल के जहाँ अब आपके फ़ादर नहीं हैं, आप ही घर के बड़े लड़के हैं, कमाई का उनका और कोई ज़रिया नहीं है उनके घर में। किस तरह छोटी-मोटी चीज़ें करके, छोटी-मोटी नौकरियाँ करके उन्होंने फिर अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करी और फिर वो शहर निकले। वो भिलाई गए, भिलाई स्टील प्लांट में उन्होंने नौकरी करी और वो फोरमैन ऑफिसर के तौर पे वहाँ से रिटायर हुए। साथ में उन्होंने लॉ भी करा हुआ था। तो मतलब हमेशा ही उन्होंने एजुकेशन को बहुत तवज्जो दी और उनको ये था कि नहीं, पढ़ना चाहिए। पढ़ाई तो सबको ही मतलब कोई एज नहीं होती इस चीज़ की। जिस एज में भी आपको जो सीखने को मिले वो आप सीखें और करें। तो वो एक उनकी पूरी लाइफ ही सीखने वाली है कि किस तरीके से कहाँ से उठकर वो कहाँ पहुँचे और फिर एंड में तो बीमारी से भी जूझकर वो हमें बहुत कुछ सिखा कर गए हैं कि लाइफ में सब्र किस तरीके से करना है। लाइफ में अगर बीमारी अल्लाह ताला ने दी है तो उससे किस तरीके से आपको डील करना है। ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों में आपको किस तरीके से अपना फ़ोकस बनाए रखना है, सब्र रखना है। तो वो उनकी तो जितनी भी बात करी जाए कम है और वो अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी थे कि जब भी हम किसी भी परेशानी में होते हैं हम ज़रूर सोचते हैं हमारे घर के लोग कि वो उन्होंने क्या कर गए, वो बड़े ईज़िली कर गए उन चीज़ों को। उसी तरह मैं बात करूँ अपने फादर इन लॉ की तो उनकी भी एक बहुत ज़्यादा ग्रेट पर्सनैलिटी के वो भी मालिक थे और उनका भी नेचर जो भी उनको जानता है हमारे गाँव में, होम टाउन में, तो वो बस उनको वैसे याद करते हैं कि वो कितने हँसमुख थे। हँसते रहना और सबसे मिलना और सबके अच्छे बुरे वक़्त में खड़े होना और जो जो सबसे ज़्यादा उनकी लाइफ़ की जो बातें इन्फ्लुएंस कर गई मैं कहूँगी लोगों को, वो अपनी फैमिली में वो पहले इंसान थे जिन्होंने डाउरी को मना किया था। फैमिली में मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज़ ये बोलना ख़ैर गलत हो जाएगा कि वो हमारे गाँव के पहले थे, क्योंकि 1-2 लोगों ने पहले ये चीज़ स्टार्ट कर चुकी थी। लेकिन जो गाँव में एक इम्पैक्ट पड़ा और लोग इन्फ्लुएंस होते चले गए, वो मेरे
फादर इन लॉ की वजह से कि उन्होंने ऐसा करा तो अब हम भी करते हैं। तो वो उस पर्सनैलिटी के मालिक थे कि लोग इन्फ्लुएंस होते थे उनकी चीज़ों से कि अगर ये काम कर रहे हैं तो ये काम हमें भी करना है। और ऐसा नहीं कि डाउरी नहीं ली मतलब आप लोगों को लग रहा होगा शायद कुछ ले लिया होगा, ऐसा नहीं है। हमारे गाँव में बच्चा गवाह है कि जब मेरे जेठ की शादी हुई थी तो वो पूरा का पूरा जहेज़ लगा हुआ छोड़ कर आ गए थे कि जब मैंने मना किया था तो आप लोगों ने क्यों लिया सामान, तो वो छोड़ कर आ गए थे लिटरली सारा सामान। उन्होंने कुछ भी नहीं उठाया था कि मैं कुछ भी नहीं लूँगा। तो जब हमारी शादी तय हुई थी एंगेजमेंट वाले दिन उन्होंने पापा से क्लियर बोला था कि भई चलिए फ़र्स्ट में तो लोग ये हो जाते हैं कि पता नहीं बोल रहे हैं लेकिन लेंगे, तो उनको गलतफ़हमी हो गई थी, उन्होंने सारा सामान ले लिया था। लेकिन मैंने छोड़ दिया था, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, तो ये गलती आप मत करिएगा, आप कुछ भी मत लीजिएगा वरना मैं उठाऊँगा नहीं कोई भी सामान। तो वो जो चीज़ इन्फ्लुएंस कर गई काफ़ी लोगों को, जो मैंने देखा 17 इयर्स मेरी शादी को अब हो जाएँगे, और जो चीज़ अब मैं देख रही हूँ अपने गाँव में कि हाँ लोग उनकी बातों से, उनकी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुए हैं कि नहीं वो भी नहीं लेते हैं। तो इसलिए मेरी नज़र में वो पहले आदमी थे, लेकिन टेक्निकली पहले नहीं थे। मैंने ज़ैद से पूछा भी तो कह रहे थे नहीं ऐसा मत बोलना, पहले 1-2 लोगों ने नहीं लिया था। लेकिन मेरी नज़रों में उनकी ही वैल्यू सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो एक चीज़ जो आप कर जाते हो और आप बिना कुछ बोले, बिना किसी को एहसास दिलाए और बिना किसी को कुछ समझाए आपने सोसाइटी में एक इम्पैक्ट जो डाला वो मेरे फादर इन लॉ ने डाला था। तो ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने कहीं न कहीं सोसाइटी में, अपनी फैमिलीज़ में लोगों को इन्फ्लुएंस करा। तो बस ऐसे ही लग रहा था पिछले हफ़्ते 10 दिन से मैं सारी चीज़ें सोच रही थी कि पहले फादर इन लॉ की डेथ हो गई, फिर दादा की हो गई, फिर नाना की। तो मैं बस यही सोच रही थी कि वो एक वक़्त के जो लोग हैं वो अब हमसे छूटते जा रहे हैं, और अब वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी जो उनके वक़्त में थी। जो चीज़ें वो लोग कर गए, बड़ा ईज़िली कर गए बिना किसी एफ़र्ट के, और उन्होंने शायद सोचा भी नहीं कि हम ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ट्रैक से हटकर है। उनके लिए वो चीज़ें बड़ी ईज़ी थी, उनका थॉट प्रोसेस बड़ा ही फ़ोकस्ड था कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और सभी ने बड़ी छोटी एज से वो चीज़ें स्टार्ट करी। मेरे फादर इन लॉ के भी जब पापा की डेथ हुई थी वो शायद स्कूल या कॉलेज में थे, तो काफ़ी हल्की एज में थे वो भी। फिर उनके ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी आ गई पूरे घर की। उन्होंने जिस तरीके से सबको सँभाला, सबको वो साथ लेकर चले, और 17 इयर्स में मैंने कभी भी उनके मुँह से ये नहीं सुना कि मैंने इसका ये किया था, मैंने उसका वो किया था। वो चीज़ें कभी मैंने उनके मुँह से नहीं सुनी। मतलब वो लोग बस अ, कर देने वाले थे कि ये चीज़ हमें करनी है तो हम कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं, कुछ नहीं। और आज के दौर में हम देखें तो आप सब एग्री करेंगे इस बात से कि वक़्त वाक़ई कहाँ से कहाँ आ चुका है कि आज हम किसी को एक गिलास पानी भी पिलाते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है हमने तुम्हें पानी पिलाया था। तो आप सब चारों को, मेरे दादा-दादी को, मेरे फादर इन लॉ को, नाना को, इन चारों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इनकी मग़फ़िरत की दुआ करिएगा। अल्लाह इन चारों को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम दे। आमीन, आमीन। प्लीज़ से आमीन। और बस ये व्लॉग इसी के साथ मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगली बार मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।